आज के सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि शेंगन वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशंस होंगे जो आपको रेडी रखना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कॉमन डॉक्यूमेंट्स फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? तो सबसे पहला है वैलिड पासपोर्ट, should be issued within the last 10 years and have at least 3 months validity after return from destinations। इसका बहुत क्लियर मीनिंग है कि आप जब शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उस टाइम पे जो आपका पासपोर्ट है उस डेट से 10 ईयर्स के विदिन 10 ईयर्स के अंतर्गत आपके पासपोर्ट इशू होने चाहिए, उसका टाइम पीरियड, और आपका जो रिटर्न डेट ऑफ डेस्टिनेशन होगा उसके 3 महीने तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीच में अगर आपका ट्रैवल डेट है और उसी बीच में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो भी टेंटेटिव रिटर्न डेट देंगे, जो भी आप कंफर्म बुकिंग देंगे रिटर्न डेट, तो उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपके पासपोर्ट वैलिड होने चाहिए। तो इसका क्लियर यही मीनिंग है। और उसमें 2 एटलीस्ट ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड एंड 80% फेस विजिबिलिटी, ये बहुत क्लियर पॉइंट है। तीसरा है कंप्लीटेड शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू फिल शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद है प्रीवियस पासपोर्ट एंड ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रीवियस शेंगन वीज़ा, अदर कंट्रीज़ वीज़ा, बोर्डिंग पास और इमिग्रेशन स्टैम्प्स इफ़ एप्लीकेबल। इस पॉइंट को मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझा देती हूँ कि अगर आपके कोई भी प्रीवियस पासपोर्ट आपके पास था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये पासपोर्ट आपने रिन्यू कराया है, आपके पास पुराना पासपोर्ट अगर है और उस पासपोर्ट में अगर आपके कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी रही है जिसका स्टैम्प उस पासपोर्ट में लगा हुआ है, तो आपको वो पासपोर्ट भी लेके जाना है, प्रोवाइड करना है उन्हें, और उसका जो भी कंट्री की इमिग्रेशन स्टैम्प वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करना है। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास सिंगल पासपोर्ट ही है लेकिन अगर आपके पास कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मतलब कि आपकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री अगर रही हो, तो आप वो सारा वीज़ा, वो सारे इमिग्रेशन स्टैम्प वगैरह भी एक प्रोवाइड आपको करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट है तो वो भी आप देंगे, और अगर आपके पास करंट पासपोर्ट भी है और अगर कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री रही है आपकी, तो उसके रिलेटेड वीज़ाज़ और इमिग्रेशन स्टैम्प्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है पर्सनल कवरिंग लेटर इंक्लूडिंग एनओसी एंड स्पॉन्सरशिप लेटर। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन ये करती हूँ कि अगर आप सिंगल हैं और खुद ट्रैवल कर रहे हैं, आप खुद अर्न करते हैं, तो आप बस पर्सनल कवरिंग लेटर देंगे। लेकिन अगर आप किसी डिपेंडेंट को अपने साथ ले जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल योर वाइफ, योर किड्स, योर पेरेंट्स, और अगर वाइफ आपकी वर्किंग नहीं है तो आप वाइफ के रिलेटेड एनओसी और स्पॉन्सरशिप लेटर भी सबमिट करेंगे। तो इसमें ये पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पर्सनल कवर लेटर कैसा होगा फॉर फैमिली एप्लीकेशन? अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप अर्निंग मेंबर हैं और आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को ले जाना चाहते हैं, जैसे कि वाइफ, आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स, तो उनके लिए आपको एनओसी और स्पॉन्सरशिप लेटर देना होगा, और उसके साथ आपको पर्सनल कवर लेटर भी देना होगा फॉर फैमिली एप्लीकेशन। तो वो लेटर का मैंने एक सैम्पल यहाँ पे दिखाया है, आप बहुत ध्यान से देखिए, नोट करिए। आपका जो फॉर्मेट होगा पर्सनल कवर लेटर का वो बस इसी तरह से होगा। तो इसमें ऊपर आएगा डेट, नेम ऑफ एम्बेसी, कॉन्सुलेट वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा,
फॉर एग्जांपल अगर आप स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी में डाल रहे हैं या जर्मनी एम्बेसी में डाल रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, तो उस एम्बेसी का आप नाम लिखेंगे. डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर अ शेंगन वीज़ा टू विजिट द, नेम ऑफ द कंट्री डालेंगे, फ्रॉम द डेट, आई एम ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली एंड द मेन रीज़न वाई यू वॉन्ट टू विजिट द डैश इज़ टूरिज़म, नेम ऑफ कंट्री, जो भी कंट्री आप विजिट कर रहे हैं. आई लाइक टू विजिट द पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द, फिर वही कंट्री का नाम, सच एज, और आप प्लेसेस लिखिए जो आपको उस कंट्री में, आपको जो जो प्लेसेस आपने डिसाइड किया है घूमने का आइटिनरी में, वो प्लेसेस मेंशन करिए. उसके बाद है आई एम एम्प्लॉयड एट द, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वेयर आई हैव द पोजीशन ऑफ, आपका करंट डिजिग्नेशन आएगा उसमें. आई हैव वर्कड हियर फॉर मोर दैन, जितने साल से आप उसमें काम कर रहे हैं. एंड आई हैव अ मंथली सैलरी ऑफ INR, आपकी सैलरी, आपका टोटल एनुअल सैलरी. माई एम्प्लॉयर हैज़ गिवन मी अ सर्टिफिकेट और NOC फॉर माई ट्रिप विच यू विल फाइंड एनक्लोज्ड. I intend to finance my own trip along with my family members, and I have also enclosed proof I have the necessary financial means to cover my stay. Below you can see a planned itinerary. ये बहुत important है फ्रेंड्स. नीचे जो है ये कॉलम, यहाँ पे आप आइटिनरी आपको देना बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको उनको ये दिखाना है, बताना है इनफैक्ट कि डेट वाइज आपको उनको अपना प्लान्ड आइडिया बताना है, प्लान्ड आइटिनरी बताना है कि आप डेट वाइज कहाँ कहाँ इंटेंड कर रहे हैं विज़िट करने के लिए. तो आप यहाँ पे डालेंगे डेट और यहाँ पे डालेंगे प्लेसेस. तो अगर आपने स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी में फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई किया है अपना वीज़ा, तो आप एक टेंटेटिव डेट अगर मैं बोलूँ तो 2 अगस्त, तो 2 अगस्त डालेंगे डेट. नेम ऑफ प्लेसेस में फर्स्ट फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप ज्यूरिक गए, 2 अगस्त फ्रॉम न्यू दिल्ली टू ज्यूरिक. फिर 3 अगस्त उसके नीचे डालेंगे आप फ्रॉम ज्यूरिक टू ल्यूजर्न. फिर 4 अगस्त डालेंगे आप फ्रॉम ल्यूजर्न टू इंटरलाकेन. तो इस तरह से एक आप जो आपने कुछ अपना आइटिनरी जो बनाया होगा वो आप बहुत अच्छा, वो ये कॉलम भी मैंने दे दिया है, यही एक्चुअली फॉर्मेट है. तो आपको बस इस कॉलम में डेट और उस डेट को आप कौन सी प्लेस घूमेंगे उस कंट्री में वो आपको मेंशन कर देना है. तो ये बहुत सिंपल है. चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं. और उसके साथ supporting visa application documents I have enclosed with this letter. Kindly mention all your attached documents as per embassy checklist. So friends, इस कवर लेटर के साथ आपने वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ें इनक्लोज करनी हैं आपको. लेकिन इसमें एक और पॉइंट है कि जिस एम्बेसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप जब पर्सनल कवर लेटर बनाएंगे तो बहुत ध्यान से उस एम्बेसी में, पर्टिकुलरली उस कंट्री की एम्बेसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक बार देख लें. मैंने सारे कॉमन रिक्वायरमेंट्स यहाँ जॉट डाउन किए हैं, लेकिन एडिशनल या कुछ कम हो सकता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है. लेकिन मोस्टली शेंगन कंट्रीज़ में यही डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होता है मेन मेंबर को. तो सबसे पहला है द कंप्लीटेड शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मी एंड माई फैमिली मेम्बर्स, VFS appointment confirmation, travel history documents like previous visa, Schengen, US, UK, Canada, etc. immigration stamps, original passport for me, spouse and child, marriage certificate copy, birth certificate copy for my child, my flight confirmed tickets, Schengen visa, travel health insurance, hotel reservation receipts, all places. तो बेसिकली होटल रिजर्वेशन जो आपको दिखाना होगा, तो आप जितनी जगह भी अपने आइटनरी में दिया है उन सब जगह की आपकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, पक्की वाली. फाइनेंशियल अंडरटेकिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स और NOC फॉर फैमिली मेम्बर्स, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम माई एम्प्लॉयर, रिसेंट सैलरी बैंक स्टेटमेंट्स लास्ट 6 months. ठीक है, तो आपको अपना रिसेंट बैंक स्टेटमेंट भी लगाना है लास्ट 6 months का. उसमें मैंने लिखा है कि सम एम्बेसी रिक्वायर 3 months. तो यस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी की साइट पर एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि वो 3 months का मांग रहे हैं कि 6 months का, और अकॉर्डिंगली आप देंगे. ITR लास्ट 2 years आपको प्रोवाइड करना है, पे स्लिप देना है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी देना है, पेंशन स्टेटमेंट्स अगर आपके पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ और अगर वो पेंशन होल्डर्स हैं तो उनको अपना पेंशन स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करना होगा.
रेंटल प्रॉपर्टी इनकम रिसीट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लगाया है तो उससे जो आपको इनकम आता है उसका बाकायदा आपको रिसीट देना होगा। इफ़ बिजनेसमैन, ये सारी बातें की मैंने अगर आप जॉब करते हैं तो, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको लास्ट 3 मंथ्स पर्सनल एंड बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स देने होंगे, या फिर कंपनी का और अपना पर्सनल ITR जो आपने फाइल किया है वो आपको दिखाना होगा। और लास्ट है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। तो बेसिकली आपकी पूरी फैमिली की, क्योंकि आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपकी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गई, आपके साथ जो भी आपके डिपेंडेंट्स जा रहे हैं उनकी जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको अटैच करना होगा। लास्ट में जो पैराग्राफ है वो है, आई होप यू फाइंड दैट द डिटेल्स आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस लेटर आर एडिक्वेट फॉर अ फेवरेबल रिप्लाई टू माई एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी शुड यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। बेस्ट रिगार्ड्स, योर नेम, आपका नाम, एड्रेस, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये है एक सैम्पल कवर लेटर जब आप अपनी फैमिली के लिए एप्लीकेशन फिल करेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आता है फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप लेटर। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी वाइफ हाउसवाइफ है और ऑब्वियसली आपके बच्चे हैं तो वो बच्चे ही हैं, और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ जा रहे हैं जो आप पे ही डिपेंडेंट है, तो आपको हर केस में फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करना होगा। तो वो लेटर का ये सैम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट करिए, देखिए। इसी फॉर्मेट में आपको अपना फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप लेटर प्रोवाइड करना है एम्बेसी को। तो आप लिखेंगे टू एम्बेसी कंसुलेट वेयर यू विल अप्लाई। तो फॉर एग्जाम्पल जर्मनी एम्बेसी, स्विट्जरलैंड एम्बेसी, उसका नाम आएगा यहाँ पे। डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कन्फर्म दैट आई, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, shall be financially responsible for his expenses for the period will be spending in your country. This letter serves as my formal support for the individual's visa application. और नेम ऑफ द स्पाउस या चाइल्ड, अब जिसके लिए ये पर्टिकुलर लेटर आप टाइप कर रहे हैं उनका नाम लिखिए। अगर वाइफ के लिए है तो वाइफ का, बच्चे के लिए तो बच्चे का नाम। शैल बी विजिटिंग फॉर टूरिज्म and they will be traveling with me. I shall serve as the applicant's financial sponsor and will be covering all the expenses for this trip. All the required documents to support my given statements are attached to this letter. In case you have any queries, reach me out at your, आपका मोबाइल नंबर आएगा और your email ID, और आपका email ID भी आप मेंशन करेंगे। बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी वाइफ के लिए भी NOC देंगे, अपने बच्चे के लिए NOC देंगे, तो उसका भी ये फॉर्मेट होगा, टू एम्बेसी कंसुलेट वेयर यू विल अप्लाई। जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस एम्बेसी का नाम, मतलब कंट्री का नाम। डियर सर मैडम, फिर आपका नाम आएगा आई, holding Indian passport with passport number, आपका पासपोर्ट नंबर, have no objection for my spouse, son, daughter, जिसके लिए भी आप ये NOC फिल कर रहे हैं तो ये उनका नाम आप वहाँ मेंशन करेंगे। होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट विथ पासपोर्ट नंबर, उनका पासपोर्ट नंबर, ध्यान दीजिए ये पासपोर्ट नंबर उनका आएगा जिनके लिए आप NOC बना रहे हैं। टू ट्रैवल टू, आप उनको कहाँ लेके जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, जिस एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री का नाम। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड गारंटी देयर रिटर्न टू इंडिया। प्लीज़ फाइंड माई पासपोर्ट कॉपी अटैच्ड विद दिस लेटर। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन केस ऑफ एनी फर्दर वेरिफिकेशन। बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नाम, एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो अब तक हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब 6th पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। अब एक और बहुत मेजर पॉइंट है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर जैसे मैंने बताया कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, आप वर्किंग हैं, तो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसमें होगा इट शुड बी एड्रेस टू कंसर्न्ड एम्बेसी फॉर अप्लाइंग टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा मेंशनिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। तो बेसिकली आपके एम्प्लॉयर जो आपको NOC प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट जो आपको देंगे, उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, और वो लेटर जो वो देंगे वो
एड्रेस जो करेंगे वो कंसर्न एम्बेसी को करेंगे जिसमें आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसमें मेंशन करना होगा एम्प्लॉयर को आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका ज्वाइनिंग डेट, आपकी एनुअल लीव डेट्स, जहाँ जिस डेट से जिस डेट तक आपकी लीव अप्रूव हुई है, आपका प्रेजेंट सैलरी और एनओसी, दैट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया अभी। लेकिन वो एनओसी जो मैंने दिखाया आपको, वो आप अपने फैमिली के लिए जब बनाएंगे उसका फॉर्मेट था। अब जो एनओसी मैं आपको दिखाऊंगी वो आपकी एम्प्लॉयर जो आपको बना के देगी उसका एक सैम्पल है। तो इन केस अगर आपके एम्प्लॉयर कहते हैं कि मुझे एक सैम्पल प्रोवाइड करो कि एनओसी किस सैम्पल में चाहिए, तो वो भी मैं आपको एक सैम्पल दिखा देती हूँ कि आपके एम्प्लॉयर किस तरह का एनओसी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो कॉमन एनओसी सैम्पल फ्रॉम कंपनी ऑन लेटर हेड। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी अपने लेटर हेड पे कुछ इस तरह का एनओसी बना के आपको हैंड ओवर करेगी। तो पहले वो लिखेंगे डेट टू कंसर्न एम्बेसी, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड एम्बेसी या जर्मनी एम्बेसी, वॉट एवर। सब्जेक्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर नेम ऑफ एम्प्लॉय, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर फॉर एप्लीकेशन ऑफ Schengen for Schengen visa. Dear sir, madam, this letter is to confirm that Mr. Mrs. आपका नाम is a permanent employee in our company since आपका joining date. He is currently working as a आपका current designation and his monthly salary is, जो आपका monthly salary है per month, यहाँ पे PM per month आपकी monthly salary वो लिखेंगे, and total annual salary of INR, ये यहाँ पे आपका total annual salary वो mention करेंगे। He wanted to visit this नेम ऑफ द कंट्री यू आर विजिटिंग, तो जिस एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हैं अपने वीज़ा को उस कंट्री का नाम होगा यहाँ पे। आवर कंपनी हैज़ नो ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग हिज विजिट टू, फिर से उसी कंट्री का नाम होगा जहाँ आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। फॉर जितने दिनों के लिए आपने अप्लाई किया है वो नंबर ऑफ डेज आप लिखेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू लेट यू नो दैट हिज और हर लीव्स हैव बीन अप्रूव्ड फ्रॉम, जिस डेट से लीव अप्रूव हुआ है, लीव स्टार्टिंग डेट टू लीव एंडिंग डेट वो मेंशन होगा। For this overseas trip, we are expecting Mr. Mrs. आपका नाम to report for work on, जिस डेट पे आपको रीजॉइन करना है अपने वर्क को, छुट्टी जिस डेट को ख़त्म हो के आप ऑफिस रीजॉइन करेंगे वो डेट यहाँ पे आएगा on the expiry of his approved leave. If your office requires any further details for inquiry, please feel free to contact us. Yours sincerely, undersigned with seal of office department along with stamp. Okay, so name and designation. तो वहाँ पे फिर वो उनका बहुत ज़रूरी है कि वो जो साइन करेंगे अंडर साइन, उसमें उनका सील होना चाहिए, स्टैंपिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की। और ये लेटर कौन बना रहे हैं, आपके मैनेजर हैं या HR के कोई हैं, जो भी आपके कंसर्न पर्सन जो भी ये लेटर बना रहे हैं उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन भी वो मेंशन करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये समझ आ गया हो तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। और अगला पॉइंट है आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन में, पॉइंट नंबर 7 है ट्रैवल इंश्योरेंस। मिनिमम कवरेज शुड बी 30,000 euros and should be valid in Schengen countries covering the total time period you stay. In case of long-term multiple entry visa, it should cover first stay. तो आपको बहुत ज़रूरी है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप ट्रैवल इंश्योरेंस ख़रीद के रख लें। एक्चुअली क्या है कि व्हेन यू और फिलिंग आउट दिस शेंगन वीज़ा फॉर्म जब आप फिल आउट करते हैं, उसके लिए जब आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपको एक कंफर्म्ड बुकिंग प्रोवाइड करनी होती है, होटल की, फ़्लाइट्स की। इसका मतलब है आपको दिखाना होता है कि आपका जो इंटेंशन ऑफ ट्रैवल है वो बिल्कुल रियल है। तो आप डमी बुकिंग्स नहीं देंगे, आप रियल देंगे। इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी उसके साथ अटैच करके उनको दिखाएंगे। दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि वहाँ पे गॉड फॉरबिड अगर आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन में, हेल्थ या एनीथिंग एल्स में अगर आप फंस गए, तो आपके पास नेसेसरी इंश्योरेंस है अपने आप को कवर करने के लिए। सो बेसिकली दे वांट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल बर्डन फ्रॉम योर साइड एज अ टूरिस्ट। सो इसलिए वो चाहते हैं कि आप एक मिनिमम कवरेज उनको दिखाएं ट्रैवल इंश्योरेंस में 30,000 euros तक का। और
वो इंश्योरेंस शेंगन कंट्रीज़ में वैलिड होना चाहिए। टोटल टाइम पीरियड जो आप अपना स्टे का दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 7 दिन दिखाएंगे तो आप 7 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस उनको दिखाएंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ 5 दिन का बुक करके, ऐसा नहीं है। आपको वो जो चेक करेंगे आपका स्टार्टिंग ऑफ ट्रैवल डेट टू एंड ऑफ ट्रैवल डेट तक वो ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको प्रोवाइड अगर होगा या आपने रिक्वेस्ट किया है तो इट शुड कवर योर फर्स्ट स्टे। तो एटलीस्ट आप पहली बार जब ट्रैवल करेंगे एटलीस्ट वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपके फर्स्ट स्टे फुल्ली कवर करनी चाहिए। तो ये है बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स योर ट्रैवल इंश्योरेंस। तो मैं ट्रैवल इंश्योरेंस पे एक वीडियो बनाऊंगी कि आप कहाँ से अच्छे में, सस्ते में और कंफर्म ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो उसका मैं एक और वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको डॉक्यूमेंट्स में मैंडेटरी है दिखाना, और कितने तक का दिखाना है, कितना कवर होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अगले पॉइंट पे आते हैं, फ्लाइट टिकट्स। यू कैन टेक कन्फर्म फ्लाइट टिकट्स। सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि कन्फर्म्ड फ्लाइट टिकट्स ही ले, डमी ना ले, श्योर हो जाएं तभी अप्लाई करें वीज़ा। उसके बाद है होटल रिजर्वेशंस। तो होटल रिजर्वेशंस में आपने ध्यान दिया होगा कि एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था कि आपने जब अपने वाइफ और बच्चों के लिए लेटर अगर बनाएंगे जब आप तो उसमें आप कंफर्म्ड होटल रिजर्वेशन दिखाएंगे फॉर ऑल प्लेसेस। तो यहाँ पे भी जब आप होटल रिजर्वेशंस दिखाते हैं, अगर आप अकेले भी जा रहे हैं या फैमिली के साथ ही जा रहे हैं, दोनों केस में, या अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आप खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी इररिस्पेक्टिव आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अगर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आपको हर जगह का होटल रिजर्वेशन कंफर्म्ड शो करना होगा। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में 3 जगह जा रहे हैं तो तीनों जगह का होटल रिजर्वेशन। तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल बता दिया आपको। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज की डेट में है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। तो ऑब्वियसली आपने फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, जितने भी डोजेस कोविड के लिए हैं, तो और या आप जिनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन सब के कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, अपने सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने हैं। तो ये हैं कुछ 10 पॉइंट्स। अगले बात पे चलते हैं। ओके, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 11 पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस करूँगी कि प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको दिखाना है। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको क्या क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाने हैं, ये मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहला है कि लास्ट 6 और 3 मंथ्स सैलरी स्लिप्स एंड लास्ट 3 और 6 मंथ्स सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स। मैंने 6 और 3 इसलिए स्लैश करके लिखा है इसमें क्योंकि एम्बेसी टू एम्बेसी डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि आप उस एम्बेसी को एक बार क्रॉस चेक कर लें उसकी वेबसाइट पे कि उनकी रिक्वायरमेंट 3 मंथ्स है या 6 मंथ्स है। उसके बाद है लास्ट 3 और 6 मंथ्स पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स। उसके बाद है पर्सनल ITR फॉर द लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स। तो ये है अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ये मैंडेटरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो देखेंगे, आपको प्रोवाइड करना है ये डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप कंपनी ओनर हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग हो जाएगी। उसमें है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, या फिर आप GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, या अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप डेट दिखाइए, या फिर प्रूफ ऑफ प्रोप्राइटरशिप और अदर प्रूफ ऑफ ओनरशिप। क्लियर है सेंटेंस बिल्कुल। उसके बाद है लास्ट 3 to 6 मंथ्स पर्सनल एंड बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स। तो आपको भी दिखाना है पर्सनल बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, बिजनेस एंड पर्सनल दोनों, एंड कंपनीज एंड पर्सनल ITR फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको अपने बिजनेस का भी ITR शो करना है लास्ट 2 ईयर्स का, और अपने कंपनी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी ITR आपको 2 साल का दिखाना है। उसके अगले पॉइंट पे आते हैं इफ़ रिटायर्ड। अगर आप रिटायर्ड हैं, जॉब आपकी ख़त्म हो चुकी है, आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग हो जाएगी। आपको पर्सनल पेंशन बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 और 6 मंथ्स दिखाना होगा। प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम जनरेटेड बाय ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस।
तो जनरली लोग रिटायरमेंट के बाद कभी कभी बिजनेस करते हैं, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद तो आप प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम दिखाइए जो आपको उस बिजनेस से आ रहा है, चाहे ओनरशिप हो या जो भी हो, या आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी अगर रेंट आ रही है तो रेंट रिसीप्ट आपको दिखाना है, प्रॉपर रिसीट। और अगर आप पेंशन होल्डर हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपकी और आप पेंशन होल्डर है, तो आपको लास्ट 3 to 6 मंथ्स के पेंशन बैंक स्टेटमेंट शो करना है। और लास्ट पॉइंट है, अगर आप स्टूडेंट हैं या अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस मस्ट प्रोवाइड देयर पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 6 or 3 मंथ्स। तो उस केस में ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट है या अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके जो भी लीगल गार्जियन हैं या जो भी पेरेंट्स हैं उनका स्टेटमेंट आपको लगाना है। और पर्सनल ITR फॉर द लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स अलॉन्ग विद अ कन्फर्मेशन लेटर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट्स। तो इसमें लास्ट 2 ईयर्स के पर्सनल आपका उनका जिनका अगर आपके जो पेरेंट्स हैं या लीगल गार्जियन है जो भी आपके इस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका ITR लगेगा 2 साल का, और एक कंफर्मेशन लेटर लगेगी उनके साइड से कि वो आपकी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस ट्रिप के रिगार्डिंग, और उनके पासपोर्ट के कॉपी भी आपको अटैच करना होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो एंड में भी मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर देती हूँ कि दिस चेकलिस्ट इज जनरल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन, काइंडली रेफर टू रेलेवेंट एम्बेसी चेकलिस्ट। मतलब दोबारा बताती हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, ये जो मैंने आपको चेकलिस्ट बताया, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ये बेसिकली ऑलमोस्ट हर शेंगन वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल कंट्री के एम्बेसी में अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एक बार उस कंट्री के एम्बेसी को भी आप उसके चेकलिस्ट को भी एक बार आप देख लें। अगर इसमें से थोड़ा बहुत भी पॉइंट ऊपर नीचे अलग लगता है आपको तो वो पॉइंट भी आप फुलफिल करें, लेकिन ऑलमोस्ट इसी टाइप के डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपको हर एम्बेसी में देना होगा। फिर भी एम्बेसी टू एम्बेसी थोड़ा वेरी कर सकता है। तो ये हुआ मेरे तरफ से शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन में आपके क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन लग सकते हैं, तो उसका मैंने आपको हर स्टेप बाय स्टेप बता दिया। और आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मैंने सैम्पल जो आपको दिखाया है NOC का या जो भी फॉर्म फिलिंग का जो भी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में भी, तो आई होप कि आपको ये सारे वीडियोस बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्वावी हॉलीडेज़। अगले वीडियो में मिलती हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करिए, नॉलेज बांटिए। नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।